एटीज एटीज के दशक में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसे हम बुफर्स घोटाला के नाम से जानते हैं। 90s में भी पशुओं के चारों का घोटाला फूड स्कैंडल और उसके बाद 2003 में 2003 में स्टैम्प पेपर स्कैंडल्स। यानी कि हर वर्ष भारत में कुछ ना कुछ नए घोटाले स्कैंडल्स हो रहे थे। इसीलिए 2005 में भारत सरकार में आरटीआई नाम का एक नया एक्ट पास हुआ। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, अर्थात पूछने का अधिकार। क्योंकि ये घोटाले इसलिए हो रहे थे क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था, उस पूंजी के बारे में जानने वाला कोई नहीं था, एक हक पास किसी के नहीं था। इसीलिए आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इस एक्ट को भी बनाया गया। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के सहारे 2005 का आरटीआई एक्ट प्रस्तुत किया गया, क्योंकि अब इस एक्ट के सहारे हर कोई ये पूछ सकता है कि मेरे पूंजी का क्या हो रहा है। जो पूंजी एक लोकल जनसाधारण या कोई भी इंसान कमाता है या उसे जानने का हक है, तो ये एक्ट के सहारे वो जान सकता है। पर ऐसे एक्ट पहले नहीं थे, इसलिए घोटाले भी कदाचित संभव हो पाए। और आप सोच रहे होंगे कि दार्जिलिंग वर्सेस गोरखालैंड के इस अध्याय में इस टॉपिक का लाना क्यों जरूरी था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों पे एक और नया घोटाला प्रारब्ध होने को है, जो शायद टैक्स या जीडीपी घोटाला हो सकता है। मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है मेरे अल्प ज्ञान या मेरे शब्द आपको ठेस पहुंचाए कि ये जीडीपी स्कैंडल्स मैंने क्यों कहा। वास्तविकता में दार्जिलिंग के जीडीपी जो सबसे ज्यादा चाय के खेतों से आता है, चाय के बागानों से आता है। हर साल चाय बागान में काम करने वाले वर्कर्स अपने बोनस, अपने सैलरी के लिए लड़ते हैं, पर बेचारों को ये नहीं पता है कि कितने जीडीपी उनके हक में आ रहे हैं। क्या पता वो जो गार्डन चला रहे उनके मालिकों का बिजनेस भी थोड़ा ढीला ढाला हो, उन्हें बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, और इसके पीछे बंगाल सरकार का क्या योगदान है, और इसके पीछे दार्जिलिंग बनने से सबका भलाई, गोरखालैंड बनने से सबका भलाई कैसे हो सकता है, इसे जानना अनिवार्य है। इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जीडीपी घोटाला होने हम नहीं देंगे और जीडीपी का कनेक्शन दार्जिलिंग गोरखालैंड के साथ में कैसे है। जैसे वीडियो आगे आगे चलता रहेगा वैसे आप समझते रहोगे। आइए समझाता हूं कि वास्तविकता में दार्जिलिंग के चाय का जीडीपी कितना है, कितना होना चाहिए। जाने अनजाने में आप किस तरह से इस घोटाले का शिकार बन रहे हो। गोरखालैंड के लिए, दार्जिलिंग वर्सेस गोरखालैंड के इस सफर में, गोरखालैंड बनाने के इस अध्याय में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं जीडीपी के ज्ञान के साथ में। जीडीपी वास्तविकता में ये होता है जैसे आपने कोई पूंजी कमाए, किसी तरह आपके व्यवसाय या कुछ करके आपने पूंजी कमाए, भारत सरकार को टैक्स भरे या कुछ बेचे, उस सारे कैलकुलेशंस के हिसाब से बाद में आपके मुनाफे में कितना आता है, जनसंख्या के आधार पर कैलकुलेशन के हिसाब से आपके कमाए पूंजी का हक आपको कितना मिलना चाहिए, यही जीडीपी होता है। सिंपल सरल भाषा में जीडीपी को इसी तरह से समझाया जाता है। इसमें प्रति व्यक्ति का प्रति माह अर्थात पर मंथ सैलरी कितना होना चाहिए, ये भी एक जीडीपी तय करता है। इसलिए जानना जरूरी है कि आपका दार्जिलिंग का जीडीपी, जो खासकर दार्जिलिंग के सबसे बड़े उत्पादक अर्थात दार्जिलिंग टी यानी चाय से आ रहा है, इसका जीडीपी का ज्ञान आपको होना जरूरी है। क्योंकि ये करेक्शंस नील के पत्थर की तरह जीडीपी दार्जिलिंग गोरखालैंड का नींव हिला सकता है। दार्जिलिंग यदि महल है तो जीडीपी यहाँ का प्रथम ईंट, जिसके जरिए ही दार्जिलिंग गोरखालैंड संभव है। आइए आगे लेके चलता हूं। जीडीपी अर्थात दार्जिलिंग के सबसे ज्यादा जीडीपी की आने वाला उत्पादक है चाय, यानी कि टी गार्डन में होने वाले प्रॉब्लम्स भी इस जीडीपी के साथ में कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है, इसलिए ये वीडियो आपको ज्ञान कराएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक चाय में जीडीपी जब तक वो पैकेजिंग्स में ना जाए, पैकेजिंग की प्रोसेस तक, एक चाय में केवल 5% का
जीएसटी लगता है। और क्योंकि दार्जिलिंग पे अब पैकेजिंग के बाद ब्रांडिंग वाले कंपनीज नहीं है, दार्जिलिंग के पास एक खुद का बड़ा ब्रांड नहीं है, इसलिए उसे फिर से हमें कलकत्ता भेजना पड़ता है। कलकत्ता वहाँ पे अपना ब्रांड तय करता है और फिर से उसे ब्रांड बना के पैकेजिंग करके दार्जिलिंग में ही भेज देता है। अब वो जो 5% जीएसटी भर के चाय पत्ती यहाँ से दार्जिलिंग से कलकत्ता गया था, अब वहाँ फिर से वापस आने पे और 5% दार्जिलिंग राज्य को वहाँ पे देना पड़ता है। और साथ में उस पैकेजिंग, उस ब्रांडिंग का इनकम टैक्स भी जो 10% का है। और अगर कोई फ्लेवर टी वहाँ से बन के आए तो उसका तो और भी ज़्यादा 18% तक चला जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि करीब करीब दार्जिलिंग के 5% जीएसटी वाला प्रोडक्ट कलकत्ता गया, वहाँ बना, वहाँ के ब्रांड को अपनाया और फिर से वापस दार्जिलिंग पे ही महंगा होके वापस आ गया। यदि एक 100 रुपये का प्रोडक्ट वहाँ पे जाता है तो उस प्रोडक्ट का वापसी में करीब करीब 145 से 150 रुपये होना तय होता है, अर्थात ऑलमोस्ट 50%, यानी कि 50% बढ़ के दार्जिलिंग वासी उसे फिर से खरीदते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वो पैकेजिंग या वो ब्रांडिंग का सारा प्रोसेस दार्जिलिंग पे ही होता तो वो इनकम टैक्स का झमेला नहीं होता। और दार्जिलिंग गोरखालैंड बनने से ही ये संभव है, क्योंकि दार्जिलिंग के जो चाय पत्ती है वो किस तरह से बिके जाते हैं। एक्चुअली इस चाय के जो बिकने का प्रोसेस है वो कलकत्ता में जाके उसका ऑक्शंस होता है, यानी कि दार्जिलिंग ऑक्शंस का जो हाउस है, दार्जिलिंग ऑक्शन हब है, वो कलकत्ता है। पर यदि गोरखालैंड होने के बाद वो दार्जिलिंग ऑक्शन हाउस दार्जिलिंग पे ही हो, अर्थात टी ऑक्शन हाउस केवल गोरखालैंड के अंदर ही हो, तो गोरखालैंड का सारा पूंजी गोरखालैंड पे ही रहेगा। अर्थात सिर्फ 5% जीएसटी पे आप भारत सरकार को डायरेक्ट, केंद्र सरकार को डायरेक्ट कनेक्टिविटी में रहोगे और उनका जीएसटी का कैलकुलेशंस आपको ध्यान पे रहेगा। क्योंकि इस वक्त आपको ये पता नहीं है कि आपके गार्डन में काम करने वाले वर्कर्स के मालिक का जीडीपी कितना है। कहने का मतलब यह है कि वो लोग कितने में ऑक्शंस करके आए, इसका हक आज तक किसी ने मांगा नहीं है, पूछा नहीं है। वैसे एक और भारत में लॉ है जिसके आधार पे अपने व्यक्तिगत बिजनेस का हर मूल्यांकन बताना ये कोई जरूरी नहीं है। इस एक्ट के सहारे, इस एक्ट के अधिकार के अधीन चाय बागान के मालिक ये कह सकता है कि वो आपको क्यों बताए अपने बिजनेस की सारा जीडीपी का नॉलेज या कैलकुलेशंस, क्योंकि उसके पास भी अधिकार है। इसीलिए मैंने बात किया था 2005 के आरटीआई एक्ट का और 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ये दोनों तत्वों को लेके, दोनों आर्टिकल्स को लेके आप सवाल पूछ सकते हो, बशर्ते आपने कुछ गलत नहीं किया हो। अब ये गलत ना करने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जाने अनजाने में कभी कभी आप चिल्लर बटोरते हो। चिल्लर का मतलब ये होता है कि मैंने देखा है कि दार्जिलिंग में भी कहीं लोग विदाउट टैक्स के चाय पत्ती बेचते हैं। थोड़ा सा जो ट्रेड लाइसेंस या उनके पास जो एफएसएसआई लाइसेंस या कुछ भी लाइसेंस हो जो टैक्स भरने पे काम आए, वैसा नहीं होते हैं। और छोटा मोटा जो आपको बांट दिया जाता है, कदाचित इसके पीछे में षड्यंत्र हो, छोटे मात्रा पे जो चाय आपको दे दिया जाता है या किसी कारणवश आप उसे वहां से लेते हो, उसको आप विदाउट टैक्स के बेचते हो। और जब आपका टैक्स जीडीपी पे कनेक्टेड नहीं होगा तो आपको जीडीपी के मिलने वाला हेल्प कैसे मिल सकता है? कहने का मतलब यह है कि प्रति वर्ष अनुमान लगाया गया है कि दार्जिलिंग में करीब करीब 70 लाख केजी से ऊपर चाय पत्ती उगता है। और जिसका कीमत अगर हम तय करें तो 1000 रुपये से लेके 15,000 से ऊपर तक चला जाता है। और कोई आम्बोटिया नामक टी स्टेट्स में तो ऐसा भी सुनने में आता है कि आम्बोटिया स्नो मिस्ट नाम की चाय जो लंदन पे 7,000 पाउंड में भी बिकता है। पता नहीं ये सच है या नहीं है, पर अगर इस आंकड़े को भी संभाला जाए, कैलकुलेशंस किया जाए, तो
70,000 लाख चीजें जो चाय पत्ती बिकता है उसका अनुमानित प्राइस करीब करीब 5,000 आता है। यानी कि आपने 1,000 से लेके 7,000 डॉलर तक जितने भी चाय पत्ती बेचे, ये तो पॉसिबल नहीं कि हर महंगाई में बिके, क्योंकि कुछ कुछ सस्ते में भी बिकता है। इसलिए इसका अनुमान 5,000 तक का कैलकुलेशंस बैठता है। और अगर ये 5,000 किलो करके भी आपने बेच दिया तो इसका जीडीपी कैलकुलेशंस करीब करीब 3,050 करोड़ के आसपास आता है, यानी कि 3,500 करोड़। तो सोचिए इतना बड़ा जीडीपी का मुनाफा आपको कितना होना चाहिए था, पर यह नहीं हो पाता क्योंकि आप जाने अनजाने पे उस चाय पत्ती को विदाउट टैक्स के बेच देते हो। कदाचित आप नहीं कर रहे हो, या हो सकता है आपके मालिक ऐसा कर रहे हो। मालिक इन द सेंस जो गार्डन चला रहे हैं, ऑक्शंस पे कितने उन्होंने प्राइस को फिक्स किया, उसका ज्ञान आपको कभी उन्होंने दिया है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के आधार पे आप उसे पूछ सकते हो। एक्ट 19(1)(a और 2005 आरटीआई के एक्ट के हिसाब से आप पूछ सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ ही हो, क्योंकि उनके भी कई प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे टैक्स उन्हें भी भरने रहते हैं। और उसका कारण ये है कि दार्जिलिंग में कुछ एक आध को छोड़ के पर्सनल ब्रांड नहीं है, और है भी तो बहुत छोटे हैं। और एक बहुत बड़ा एक और निर्णय वो नहीं ले पाते हैं, जैसे अगर वो चाहे तो टाटा, लिफ्टन या किसी और के साथ में कनेक्टिविटी बिजनेस भी कर सकते हैं, उससे फायदा ज़्यादा होगा। पर ये राइट्स भी कदाचित कलकत्ता के पास ही है, क्योंकि कलकत्ता में टी जंक्शन हब है, और ये टी जंक्शन हब दार्जिलिंग में होना जरूरी है। पर ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके विषय में सोचना जरूरी है। इस क्यों नहीं होने के पीछे में शायद स्कैंडल हो सकता है, शायद। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि शायद जाने अनजाने पे हो रहा होगा। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। हक में सवाल पूछिए, उन्हें पूछिए कि कितने में ऑक्शंस हुआ है, इसके आधार पे कितने चाय पत्ती इस बार उगे हैं और कितने परसेंटेज हमारे हित पे आ सकते हैं। क्योंकि केवल दार्जिलिंग का चाय ही जो 70 लाख केजी से ऊपर उगता है, जिसका जीडीपी करीब करीब 3,000 करोड़ 3,500 करोड़ बनता है, तो उसका जो मुनाफा में दार्जिलिंग की जनसंख्या के ऊपर कैलकुलेशंस होता है, तो करीब करीब 15 से 20,000 को सैलरी तो बनता है। और ये सिर्फ गार्डन के वर्कर्स के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण दार्जिलिंग के जो छोटे छोटे जगहों पे काम करते हैं, उनके भी हक पे 15 से 20,000 की सैलरी आते हैं। वैसे गार्डन में कई अन्य फैसिलिटीज भी है, बोनस है या घर है या कुछ भी जो फैसिलिटीज देते हैं, उनको खारिज करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें कवर करने के लिए दार्जिलिंग में अन्य प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे दार्जिलिंग का टूरिज्म और दार्जिलिंग के साग सब्जियाँ, यहाँ के छोटे मोटे बिजनेस, कपड़े, ये सारी चीज़ें उसको कवर कर देगा। और इन सारी चीज़ों को मिला के यदि दार्जिलिंग का जीडीपी देखा जाए तो सोचो कितना हो सकता है। करीब करीब 30,000 से ऊपर जा सकता है। पर ये तभी संभव है जब हब आपका हो, अर्थात गोरखालैंड हो। इसलिए जीडीपी के सहारे गोरखालैंड का मांग अनिवार्य है। जीडीपी का हक हमें मिलना चाहिए। इसलिए ये संभव तभी है जब दार्जिलिंग गोरखालैंड हो सकता है कहीं मालिकों को प्रॉब्लम्स हो रहा होगा किससे? बंगाल सरकार को देने वाले टैक्स से। इसलिए बंगाल सरकार के अधीन से बाहर आना सबके भलाई का एक मार्ग है। नॉन गोरखालीज जो गोरखालैंड बनने के बाद में भी बिजनेस तो वहीं पे करेंगे, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान है। भले ही शायद वो लैंड ना ले पाए, लेकिन बिजनेस तो उन्हें वहां पे करना है। या कुछ नया अनुच्छेद को जोड़ के हम दार्जिलिंग बना सकते हैं। 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची के साथ में नए आर्टिकल्स के साथ में हम कुछ क्षेत्र उन्हें दे सकते हैं। ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल गोरखालैंड जरूरी है। टैक्स का नॉलेज जरूरी है, जीडीपी का नॉलेज जरूरी है। घोटाला किसी को ना करने देंगे, ना करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्ट है 2005 के आरटीआई, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। आप पूछ सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच है 19(1)(a है। इसलिए
सशक्त रहिए, सीखते रहिए। गोरखालैंड बनाने के सफर में जीडीपी का ज्ञान ध्यान में रखिए। टैक्स भरिए, टैक्स के साथ कुछ गलत मत कीजिए। गलत चाय पत्ती को ना बेचने दे, ना बेचिए। हक के साथ गोरखालैंड मांगिए। टैक्स का चोरी किए बगैर हक के साथ। इसी तरह दार्जिलिंग वर्सेस गोरखालैंड के सफर में आपके साथ में बनता रहूंगा। फिलहाल दार्जिलिंग के तीसरा एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गोरखालैंड बनाने के लिए। जय गोरखा, जय देश, जय भारत।